अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सबसे पहला जो पॉलीमर है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इट इज़ एन एडिशन पॉलीमर obtained by the polymerization of vinyl chloride at 52 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 9 atm प्रेशर। तो यहाँ पर पहले प्रेपरेशन मेथड डिस्कस किया गया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का कि ये बनता कैसे है, और पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है हाउ पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट आर इट्स यूजेज। तो पहले 1 नंबर का हमारा प्रेपरेशन मेथड होता है। तो हमने विनाइल क्लोराइड के कंपाउंड को लेना है और 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 9 atm प्रेशर के ये कंडीशन देनी है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर। तो ये हमारे पास विनाइल क्लोराइड है CH2 डबल बॉन्ड CH। इतने ग्रुप को बोला जाता है विनाइल, साथ में क्लोरीन लगा है तो ये बन गया विनाइल क्लोराइड। इसके हमने N मॉलिक्यूल्स लिए और जो आपने प्रोडक्ट बनाना है वो याद रखें आपने, ये जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है उसको आपने सिंगल बॉन्ड करते जाना है और इस स्ट्रक्चर को रिपीट करते जाएंगे। पहले देखें लगाया हमने CH2, उसके बाद कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर, इसके आगे लगे CH, नीचे Cl। उसके बाद इसी स्ट्रक्चर को हमने रिपीट करना है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया CH, नीचे लगा दिया Cl। उसके बाद भी आपने बॉन्ड बना देना है और बैक साइड पे भी बॉन्ड बना देना है। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है। और ये जो सेंटर में है ना, आपने दोनों के यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर n-1 लिख देना है। तो ये n-1 हो गया और एक आपके पास CH, Cl और CH2, तो ये एक आ गया, ये n-1 हो गया। तो टोटल जो है ये n मॉलिक्यूल्स के बराबर ही होगा। उसके बाद है इसके यूजेज। पहला इसका यूज़ है फ्लोर कवरिंग्स। तो जो PVC है ना, फ्लोर कवरिंग के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसकी कुछ ना टाइलें वगैरह होती हैं तो उनकी टाइलें भी हम घरों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स वगैरह भी होते हैं। उसके बाद ग्रामोफोन रिकॉर्डर, ये पुराने ज़माने में रिकॉर्डर यूज़ होते थे जिनकी जो डिस्क वगैरह होती थी ना वो PVC की बनी हुई होती थी। उसके बाद है पॉलीस्टाइरीन। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसकी प्रेपरेशन और इसके यूजेज। It is an addition polymer obtained by the polymerization of styrene in the presence of a catalyst। तो जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, उसके अंदर हमने इसी की पॉलीमराइजेशन करवाई थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ। और ये जो सारी इसका मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होता है। तो हमने क्या करना है, हमने स्टाइरिन मॉलिक्यूल्स लेने हैं, N मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये स्टाइरिन का फॉर्मूला है, इनकी पॉलीमराइजेशन करवाई। जिस तरह पिछले रिएक्शन में आपने किया उसी तरह से आपने यहाँ पे करना है। आपने पीछे बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे CH2 कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया यहाँ पर, और नीचे C6H5। उसके बाद दोबारा से मॉलिक्यूल्स को रिपीट कर दें, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया CH, नीचे है C6H5। इसके बाद ये बॉन्ड आगे भी बना दिया और पीछे भी बनाया हुआ है। इसका मतलब है ये सारी चेन कंटिन्यू रहती है। और जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल में यहाँ और यहाँ ब्रैकेट लगाकर n-1 लिख देना है। और इसके यूजेस होते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक बॉटल्स, टॉयज एंड पैकिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल एसीटेट। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आया हुआ है, पॉलीविनाइल एसीटेट की प्रेपरेशन और इसके यूजेस। बुक में इसकी प्रेपरेशन इस टॉपिक के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन पिछले टॉपिक में हमने ऑलरेडी इसकी प्रेपरेशन पढ़ ली हुई है। इट इज़ ए पॉलीमर मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट। विनाइल एसीटेट के कंपाउंड की हमने पॉलीमराइजेशन करवानी है। तो ये विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला लिखा है, इतने ग्रुप को विनाइल बोलेंगे और CH3COO इसको बोला जाता है एसीटेट आइन। तो विनाइल के साथ एसीटेट लग गया, कंपाउंड का नाम बना विनाइल एसीटेट। इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो प्रेपरेशन अपनी उसी तरीके के साथ पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना है जैसे पहले बनाया। तो आपने क्या करना है, ये CH2 के पीछे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे CH आ गया और नीचे है OOCCH3। उसके बाद आपने इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपीट करना है, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद ये वाले बॉन्ड को डबल को सिंगल कर दिया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया CH, नीचे है OOCCH3 और आगे भी बॉन्ड कंटिन्यू रहता है, पीछे भी रहता है। इसका मतलब चेन रिपीट हो रही है। सेंटर में जो है आपका इतना मॉलिक्यूल यहाँ पर आपने n-1 लिख देना है। उसके बाद इसके यूजेज हैं, यूज्ड एज ए एडहेसिव मटेरियल
एडहेसिव मटेरियल ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जो चीज़ों को चिपकाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है यूज्ड एज बाइंडर फॉर इमल्शन पेंट। इमल्शन पेंट ऐसे पेंट होते हैं जिनके अंदर पोलर पार्ट भी होता है और नॉन पोलर पार्ट भी होता है। पोलर पार्ट जैसे कि वाटर, नॉन पोलर पार्ट जैसे कि पिगमेंट यानी कि कलर वगैरह। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। और ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है ये इसके अंदर बाइंडर का काम करता है। बाइंडर क्या होता है? ये जो इस पेंट को दीवार के ऊपर चिपकाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है एक्रिलिक रीजन्स। उसके बाद है एक्रेलिक रेजन्स। दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू विनाइल रेजन्स। तो ये जो एक्रेलिक रेजन्स होते हैं ये विनाइल रेजन्स की तरह से ही होते हैं, क्योंकि इनका जो मोनोमर्स होते हैं उनके अंदर भी विनाइल ग्रुप ही मौजूद होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर यूज टू प्रिपेयर एक्रेलिक रेजन्स। बहुत ज़्यादा इनके अंदर मोनोमर्स यूज़ होते हैं, जिनके अंदर से चंद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सच एज एक्रेलिक एसिड। एक्रेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH2CH COOH। मिथाइल मिथ एक्रेलेट। तो इतने ग्रुप को ना मिथ एक्रेलेट बोला जाता है, उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल मिथ एक्रेलेट। उसके बाद एक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इसके यूजेस क्या हैं? फॉर मेकिंग प्लास्टिक, फॉर मेकिंग पेंट्स, फॉर कार इंडस्ट्रीज, फॉर मेकिंग वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर रेजन। पॉलीएस्टर रेजन एक कंडेंसेशन पॉलीमर है जो कि नॉर्मली डाईओल्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। की डेफिनेशन भी इसी तरह से है। पॉलीएस्टर रेजन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कोहल एंड एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड्स। अल्कोहल और एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से पॉलीएस्टर रेजन बनते हैं। अब अल्कोहल कौन सा हमने लेना है? इथेन 1,2 डाईओल, यानी कि इसके अंदर 2 OH ग्रुप मौजूद है। और यहाँ पे एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन की रिंग मौजूद है, और बाई फंक्शनल यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं इस कंपाउंड के अंदर। तो एग्जांपल क्या है? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और इथेन 1,2 डाईओल लेना है। दोनों की हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवानी है, जिसके नतीजे में पॉलीमर बनता है पॉलीएस्टर का। और ये रिएक्शन हमने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। अगर इसकी प्रिपरेशन आपने करनी है तो आप वहाँ से ही करेंगे। इसके यूजेस क्या होते हैं? पहला इसका यूज़ है क्लोथिंग में, और इसको अक्सर कात हम कॉटन या वूल के साथ ब्लेंड करते हैं, जिसके मदद से हम समर और विंटर वाले कपड़े भी बनाते हैं। इसको नॉर्मली हम पंजाबी में पॉलिस्टर बोलते हैं। पॉलिस्टर वाले तकियों का आप लोगों को इल्म होगा। और एक यूज़ है इसका मेकिंग वाटर टैंक्स। ये वाटर टैंक्स बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट है बेटा पॉलीअमाइड रेजिन्स। These are prepared by the condensation of polyamine with aliphatic dicarboxylic acids। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर की एक टाइप है जो कि पॉलीअमाइन और एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की कंडेंसेशन से बनते हैं। पॉलीअमाइन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप यानी कि Na2 ग्रुप मौजूद होता है। और एलिफेटिक का मतलब है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, रिंग की फॉर्म के अंदर ना हो। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, इनकी कंडेंसेशन करवानी है हमने पॉलीअमाइंस के साथ। फॉर एग्जांपल नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 की प्रेपरेशन एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नाइलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड विद हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन। तो यहाँ पर मैंने एडिपिक एसिड का फॉर्मूला लिखा है। एडिपिक एसिड क्या होता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके सेंटर के अंदर 4 कार्बन आ रहे होते हैं, और यहाँ भी 1 कार्बन और यहाँ भी 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर टोटल 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। इसका रिएक्शन हमने करवाना है हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन के साथ। तो हेक्सा का मतलब है 6, मिथाइलिन CH2 ग्रुप को बोला जाता है। इसके सेंटर में देखें 6 CH2 ग्रुप मौजूद हैं। डाईअमाइन मतलब 2 अमाइनो ग्रुप लगे हुए हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। इन दोनों को हमने हीट करना है, तो ये आपस में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं और नाइलॉन 66 का पॉलीमर बना देते हैं। अब याद रखें आपने ना 4 मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाना है। पहले इसको मिलाना है, फिर इसको मिलाना है, दोबारा से इसको मिलाना है, दोबारा से इसको मिलाना है।
और आपने स्ट्रक्चर में करना क्या है, यहाँ से ना ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और यहाँ से कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक OH है। आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और यहाँ से एक आपने OH ग्रुप रिमूव कर देना है। तो इस तरह से ना यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये वाले कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा इस NH के साथ, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से ऑलरेडी रिमूव हो गया। इसी तरह से इस पॉलीमर की बैक साइड से भी ये वाला OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो आपने स्ट्रक्चर शुरू करना है C डबल बॉन्ड O से। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2, उसके बाद ब्रैकेट में 4 लिख दिया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। ये वाला OH और हाइड्रोजन मिलके यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। तो हमने क्या किया, इस कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बनाया इस नाइट्रोजन के साथ, जिसके साथ अब सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया। उसके साथ हमने 6 मिथाइलिन ग्रुप लगाए। उसके बाद यहाँ से NH लगाया, क्योंकि उसके बाद अगले वाला दोबारा से एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल आएगा। एडिपिक एसिड के मॉलिक्यूल का ये OH और इसका हाइड्रोजन मिलके वाटर रिमूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, NH का जो बॉन्ड है ना दोबारा से इस C डबल बॉन्ड O के साथ बना दिया। उस C डबल बॉन्ड O के यहाँ पर देखें 4 CH2 ग्रुप लगे, 4 CH2 ग्रुप लगा दिए। बाद में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से दूसरा हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन के मॉलिक्यूल के साथ कंडेंसेशन करवानी है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा। तो OH रिमूव हो गया तो इस कार्बन का बॉन्ड बना NH के साथ। कार्बन का बॉन्ड हमने बना दिया NH के साथ। इसके साथ 6 मिथाइलिन ग्रुप लगे हैं, साथ में दोबारा से NH लिखा और आगे बॉन्ड कंटिन्यू, यानी कि ये पॉलीमर आगे भी कंटिन्यू रहता है। अब याद रखें आपने ये जो ब्रैकेट लगानी है दूसरे और तीसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में लगानी है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे तीसरा मॉलिक्यूल ख़त्म हो रहा है। तो ब्रैकेट लगाकर हमने यहाँ पर N-1 लिख देना है। तो ये नाइलॉन 66 का फॉर्मूला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है प्रेपरेशन का। नाइलॉन 66 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पेपर के अंदर आया हुआ है। उसके बाद नाइलॉन 66 के यूजेस हैं। नाइलॉन 6 का जो यूज़ होता है वो टेक्सटाइल फाइबर के अंदर होता है। आपने नाइलॉन के कपड़े के बारे में सुना भी होगा। नाइलॉन 66 का जो फाइबर होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और टफनेस भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब है फ्रिक्शन को वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है। ये इसके यूजेस हैं, तो ये भी आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है एपोक्सी रेजिन्स। दीज आर एक्चुअली पॉली ईथर्स। तो ये जो रेजिन्स होते हैं असल में पॉली ईथर्स होते हैं। इनके अंदर ईथर लिंकेज का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। देयर नेम इज़ ड्यू टू द स्टार्टिंग मटेरियल। इनका जो नाम होता है इनके स्टार्टिंग मटेरियल की वजह से है, क्योंकि जो हमने मटेरियल यूज़ करके उनका रिएक्शन करवा कर एपोक्सी रेजिन्स बनाने हैं उनके अंदर एपोक्सी ग्रुप मौजूद होता है। इस वजह से इनको नाम दिया गया है एपोक्सी रेजिन्स। एंड प्रेजेंस ऑफ एपोक्साइड रिंग इन द पॉलीमर। और पॉलीमर के अंदर भी एपोक्साइड रिंग मौजूद होती है, इस वजह से भी इनको एपोक्सी रेजिन्स बोला जाता है। Epoxy resins are prepared by the condensation of epichlorohydrin and diphenyl propane। तो epoxy resins कंडेंसेशन से बनाए जाते हैं एपीक्लोरोहाइड्रिन और डाइफिनाइल प्रोपेन की। तो आपने ना इन दोनों के सिर्फ स्ट्रक्चर याद करने हैं। एपीक्लोरोहाइड्रिन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसके अंदर 2 कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे इपोक्साइड ग्रुप आ रहा है, साथ में एक और कार्बन है उसके साथ क्लोरीन लगा है। ये एपीक्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलहदा से भी इन दोनों के स्ट्रक्चर आए हुए हैं। उसके बाद है डाइफिनाइल ओल प्रोपेन। अच्छा, डाइफिनाइल का मतलब है इसके अंदर 2 फिनाइल ग्रुप है। अब ये देखिए फिनाइल ग्रुप बोला जाता है बेंजीन की रिंग को। एक ये बेंजीन रिंग आ गई, एक ये बेंजीन रिंग, उसके साथ ओल भी लिखा हुआ है, यानी कि फिनाइल के साथ OH ग्रुप भी मौजूद है। तो ये फिनाइल के साथ भी OH ग्रुप है और ये वाली फिनाइल के साथ भी OH ग्रुप है। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोपेन, यानी कि इसके अंदर 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन। इस वजह से इनके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन एडहेसिव। तो यानी कि ये किसी भी चीज़ को चिपकाने वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। मेकिंग फ्लेक्सिबल हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग। तो ये ना किसी भी चीज़ की कोटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और वो जो कोटिंग होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और प्रोटेक्टिव होती है। पेंटिंग डैम्स ब्रिजेस एंड फ्लोर्स, मेकिंग केमिकल रेजिस्टेंट कोटिंग। तो ये इनके यूजेस हैं। ये यूजेस भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं।